हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग संस्कृत का पार्ट 1 किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि घोष वर्ण, अघोष वर्ण, वर्ण, स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इस सभी प्रकारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए इसका हम पार्ट 2 करते हैं। कम कम शॉर्ट में वीडियो डाल रहे हैं, 30-30 मिनट का, इसलिए क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। अब इसको हम लोग वन शॉट में करेंगे। तो ये पार्ट 2 है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छा तरीके से देखिएगा और एंजॉय कीजिए हुए पढ़िएगा, ठीक है। मेरी यह हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को एकदम सरल से सरल भाषा में समझाकर उन्हें अच्छा से अच्छा मार्क दिलाना, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताए थे हमने कि अस्वस्थ व्यंजन था, उष्ण व्यंजन था। उसी तरह इसमें हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि वैसा व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जब दो व्यंजनों वर्णों के बीच में स्वर वर्ण न रहे तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि छ किससे किससे मिलके बना होता है। तो छ मिलके बना है, देखिए क जोड़ स जोड़ अ, ये तीन चीज से मिलके बना हुआ है आपका छ। तो छ क्वेश्चन पूछेगा कि छ किससे किससे मिलकर बना है, तो क में हलंत रहेगा और स और अ, ये तीनों चीज के मिलने से आपका छ बना है। ज्ञ किससे मिला है, तो ज जोड़ इ, ज जोड़ इ आ जोड़ अ, इससे मिलके बना है ज्ञ। श्री किससे बना है, तो श आ जोड़ र, तो हो जाएगा श्री, आ एगो दीर्घई दे दिएगा तो श्री हो जाएगा। तो स जोड़ र जोड़ ई आपका बना है श्री, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि प्र किससे बना है, तो प जोड़ र आ जोड़ अ, तो ये हो जाता है प्र। तो प जोड़ र जोड़ अ आपका हो जाता है प्र। तो ये प जोड़ र जोड़ अ के मिलने से बना हुआ है। उसी तरह तो त जोड़ त आ अ, तो ये बना हुआ है त। तरह किससे बना है, तो त जोड़ र जोड़ अ, इससे ये तरह बना हुआ है। उसी तरह ये सभी चीजें आप एक एक करके देख सकते हैं, ये आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। मेरा यह बताने का मोटिव है कि आप लोग समझे कि छ किससे बना है, तो छ बना है क श और अ से। ज्ञ किससे बना है, तो ज ञ जोड़ अ से। देखिए कोई भी संयुक्त व्यंजन, जैसे आप जानते हैं कि क, तो क संयुक्त व्यंजन नहीं है, लेकिन क का निर्माण होता है क जोड़ अ, तो ये क बनता है। उसी तरह स जोड़ अ, तो स बनता है और क, तो ये छ बन जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं के एस एच से छ, तो के से क यहाँ पे हो जाता है और एस से स हो जाता है और एच, तो इसीलिए हम लोग इसको मिला के बोलते हैं। ये सब संयुक्त व्यंजन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये इतना आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने इसको बता दिया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं वर्ण संयोजन कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि क्षत्रिय कैसे लिखा जाता है। तो क्षत्रिय तो आप जानते हैं कि पहले छ, तो छ बनता है, ये तीनों से छ बनता है, तो छ हो गया। अत्रि, तो हर्षई है चूंकि, तो छोटा ई आया है। अब वही दीर्घई रहता तो यहाँ पे क्या आता, बड़ा ई आता। तो चूंकि हर्षई है तो ई आएगा। तो त जोड़ र जोड़ ई से बना है त्रि, या आय जोड़ अह से बना है त्रय। तो क्षत्रिय को अगर बनाना हो, जैसे हम जानते हैं ना कि जैसे हम कहेंगे आम, तो आम किससे किससे मिलकर बना है, तो आप कहिएगा सर अ जोड़ आ, माने इसको छोड़िए ना, ये तो संयुक्त व्यंजन, इसको तो बातें खत्म कीजिए। ये बना है आ जोड़ म,
तो ये हो गया आम। जैसे हम कहेंगे तालाब कैसे बना है, तालाब, तो आप कहिएगा सर तो में हलंत जोड़ अ, तो जोड़ अ बन गया तो। आ लो आ जोड़ आ, यहाँ पे लो में भी हलंत रहेगा। आ बो आ जोड़ अ, तो ये सब चीजों से मिल के क्या बना है, तो तालाब बना है। तो यही सब चीजें से मिलकर जब हमारा ये तालाब बना है, तो इसी सब को तोड़ देना है। तो यही बोलता है कि वर्णों का वर्ण संयोजन, वर्ण संयोग करके एक शब्द बनाता है। वर्ण जब संयोग करता है तो क्या बनाता है, शब्द बनाता है। जैसे देखिए कक्षा लिखना हो तो देखिए क जोड़ अ हो गया क। आज छ के बारे में बताए हैं कि क जोड़ सौ आपका छ है, और आ मिल गया तो छा हो गया, तो कक्षा। तो अगर आपको कोई कह दे कि कक्षा को तोड़ कर दिखाइए, तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा क जोड़ अ जोड़ छा लिखना है तो क जोड़ सौ हो जाएगा। क आ जोड़ सौ, क में हलंत नहीं रहेगा, क में हलंत नहीं रहेगा, क जोड़ सौ। आ चूंकि आ है कक्षा, तो आ यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया कक्षा। तो ऐसे वर्ण को जोड़ जोड़ के क्या बनाए जाते हैं, तो शब्द बनाए जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आपको उद्योग लिखना है, उद्योग, तो देखो उ तो उ आ द आ ध, द य उ आ ग, तो उद्योग हो जाता है। और द ध संयुक्त है तो उद्योग, आ अ ग उद्योग हो जाएगा। जैसे हमको श्रीमान लिखना है तो स जोड़ र जोड़ ई, ये हो गया श्री। स जोड़ र जोड़ ई दीर्घई है चूंकि, तो यहाँ पे दीर्घई हो जाएगा। और म माँ लिखना है तो म जोड़ आ माँ, और न का न हो गया, न में हलंत है तो यहाँ भी हलंत है, तो श्रीमान हो गया। तो ऐसे शब्दों को जोड़ जोड़ के क्या बनाया, वर्णों को जोड़ जोड़ के क्या बनाया गया है, तो शब्द बनाया गया है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे श्रृंगार लिखना है तो श्री, तो स जोड़ र, स जोड़ री श्री हो गया। आ गा तो ग जोड़ आ गा, आ ल जोड़ अह श्रृंगाल। तो यहाँ पे दो दो वर्ण जोड़ जोड़ के क्या बना है, तो एक शब्द बना है। तो इसी तरह जैसे प्रेम लिखना है हमको, तो प जोड़ र प्रे, प जोड़ र और एकले है तो ए, प जोड़ र जोड़ ए प्रे, आ म जोड़ अ म, तो प्रेम। तो ऐसे वर्णों को जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाता है, तो शब्द बनाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप आसानी से इसको जोड़ के और शब्द बना सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि प्रेम को तोड़ के दिखाओ, तो कहिएगा प जोड़ र जोड़ ए, तो प जोड़ र जोड़ ए, प जोड़ र जोड़ ए, ए में दे सकते हैं ए प्रे, आ म जोड़ अ प्रेम, ये हो गया प्रेम। तो उसी तरह है प जोड़ र जोड़ ए या म जोड़ अ, क्या बन गया, प्रेम हो गया। तो आप इसको तोड़ के बता सकते हैं। आई अपडेट आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ण विश्लेषण में कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते चलेंगे। उपसर्ग को देख सकते हैं हम लोग, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे बाबू। हम लोग जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो धातुओं के पूर्व में जुड़ने वाले प्र, परा, उप आदि अव्यय शब्द खंडों को उपसर्ग कहते हैं। यानी धातुओं के जो पूर्व में जुड़ते हैं, जैसे प्र जुड़ गया, परा जुड़ गया, उप जुड़ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। जैसे हम कहते हैं हार, तो हार में एक जुड़ गया है प, तो इसका मतलब हो गया प्रहार। तो इसमें हार, प्रहार में उपसर्ग कौन है, तो प्र उपसर्ग है। जैसे कि महाद्वीप, महाद्वीप, इसमें जुट गया उप, तो ये हो जाता है उप महाद्वीप। तो ये सब शब्दों के पहले जुड़ते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो धातुओं के पूर्व में जुड़ने वाली प्र, परा, उप आदि अव्यय शब्द खंडों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एक और आता है कृत किसे कहते हैं। कृत किसे कहते हैं, तो कहिएगा धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी धातु के जो अंत में प्रत्यय लगेगा
उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे कि पठ जोड़ ल्यूट, तो इसको कहते हैं पठनम, तो ये कृत प्रत्यय हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसको। उसके बाद एक टॉपिक आता है तद्धित किसे कहते हैं? तद्धित, तद्धित से क्या समझते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो धातु के अंत में जुट रहा था उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते थे। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि के अंत में जुटेगा उसको हम लोग कहते हैं तद्धित। यानी वैसे प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग तद्धित, और जो धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। तो इसको याद रखिएगा, कृत प्रत्यय का मतलब हो जाए जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय का मतलब हो जाएगा जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। जैसे शिव जोड़ अड़, तो ये हो जाएगा शैव। अब कृंदत प्रत्यय, प्रत्यय के ये प्रकार है, तद्धित, कृंदत, ये सब ये प्रकार है सब। क्रिया पदों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृंदत कहते हैं। तो क से क्रिया और क से कृंदत, तो क्रिया पदों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृंदत प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि कृंदत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा जो क्रिया पदों के अंत में लगता है उसे हम लोग कहते हैं कृंदत प्रत्यय। ठीक है, जैसे गम, गम में तव्य प्रत्यय लगा, गंतव्य हो गया। गम में अनियर लग गया तो ये गमनीय हो गया। तो ये सब प्रत्यय आपके कृंदत प्रत्यय है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है धातु किसे कहते हैं? धातु, देखिए धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया शब्द की मूल प्रकृति को धातु कहते हैं। जैसे पठ, गम आदि क्रिया शब्द की मूल प्रकृति को, यानी क्रिया शब्द का जो मूल प्रकृति होता है, जैसे पठ, पठ से बहुत सारा अलग अलग आप क्रिया बना सकते हैं, पठनीय, पठतम, पठामी। तो क्रिया शब्द की मूल प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट था, इसको हम देख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बाकी मैं चैप्टर पढ़ाने के लिए अलग मैं इसका टॉपिक अलग चैप्टर बाय चैप्टर भी लेके आऊंगा। अभी एग्जाम का समय चल रहा है तो अभी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखिए, जो धातु और प्रतिपादिक के अंत में जुड़ने वाले वर्णों को प्रत्यय कहते हैं। वैसे वैसे शब्द या वैसे शब्दांश जो किसी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। और वैसे शब्दांश जो किसी धातु या किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसको याद रखें। जैसे कि राम में राम प्रकृति है और अह प्रत्यय है, तो राम हो गया। तो जिसके लास्ट में जो शब्द जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। पद, विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं। तो ये पद किसे कहते हैं? तो विभक्ति सहित शब्द को हम लोग पद कहते हैं। जैसे राम एक पद है। ठीक है, उसके बाद विभक्ति किसे कहते हैं? तो धातुओं के अंत में जुड़ने वाले ती, त, अंति आदि तथा प्रतिपादिक के अंत में जुड़ने वाली सु, औ, जश इत्यादि विभक्तियां हैं। संधि आप लोग जानते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो संधि का डिफिनेशन आपको मालूम हो गया। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों पदों के मेल से, यहाँ पे रहेगा पद और यहाँ पे रहेगा वर्ण, तो दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाएगा तो संधि बन जाएगा। दो या दो से अधिक पद मिल जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं संधि, और दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं समास। इसको याद रखना।
ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब आप जानते हैं कि संधि जब पढ़ लिए आप कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि के प्रकार भी देख लीजिए। संधि के प्रकार, तो आप जानते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब सिर्फ स्वर और स्वर मिलेगा तो उसके कारण जो विकार उत्पन्न होगा, यानी उसके कारण जो शब्द बनेगा उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। यानी जब आपस में जैसे कि म जोड़ अ और एक और शब्द बन गया, जैसे कि मान लीजिए कि आ जोड़ या, तो इसको हम लोग कह सकते हैं माया। तो अ जोड़ अ मिला है, यानी दोनों यहाँ पे संधि का भेद हुआ है, तो यहाँ पे जो माया बना है माया, तो ये हो गया आपका स्वर संधि। यानी 2 या 2 से अधिक यदि सिर्फ स्वर वर्ण मिलेंगे और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो एक याद रखना है दीर्घ संधि। अब संधि जब पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा से पढ़ ले हम लोग कि बढ़िया से समझ में आ जाए, एकदम आराम से, प्रेम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से बिंदास समझ। तो एक नंबर में आता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। दीर्घ संधि में मैं आपको बताऊंगा कि 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अब 2 समान स्वर क्या क्या होते हैं, तो देखिए अ जोड़ अ, ये दोनों एक जैसे स्वर है ना, तो इसका हो जाता है आ। जैसे कि ई जोड़ ई जोड़ ई, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। जैसे ई जोड़ ई, तो ये हो जाता है दीर्घ ई। जैसे ऊ जोड़ ऊ, तो ये हो जाता है दीर्घ ऊ। तो 2 जब समान स्वर रहेगा तो 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कि आ, ई और दीर्घ ऊ, ये इनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ, ई और दीर्घ ऊ को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। याद रखना है, आ, ई और दीर्घ ऊ को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि अ जोड़ अ, आ बन गया, आ जोड़ अ भी आ बनेगा, आ जोड़ आ भी आ बनेगा, अ जोड़ आ भी आ बनेगा। इस प्रकार ई जोड़ ई भी ई बनेगा तथा ऊ जोड़ ऊ भी ऊ बनेगा। तो ये सब भी आपके क्या कहलाते हैं, तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले हैं? कहने का मतलब है 2 समान स्वरों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अ जोड़ अ भी आ होगा, आ जोड़ अ भी आ होगा, आ अ जोड़ आ भी आ होगा, ई जोड़ ई भी आपका दीर्घ ही होगा, आ ई जोड़ दीर्घ ई भी आपका दीर्घ ही होगा, आ दीर्घ ई जोड़ हर्षई भी आपका दीर्घ ही होगा। वैसे ही ऊ के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सभी आपके दीर्घ स्वर हैं, यानी आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आपके दीर्घ है। इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल में याद रखना है, जैसे दक्षिण जोड़ अरण्य, तो दक्षिणा अरण्य, इसका मतलब ये देखिए कैसे बना है। अण को जब तोड़िएगा तो अण जोड़ अ होता है, अण को जब तोड़ते हैं तो जो होता है अण जोड़ अ, और यहाँ पे अ होता है।
तो देखिए ये इसको हम लोग इसी तरह रखे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, और ये भी कोई मतलब नहीं है। हम संधि बस कर रहे हैं लास्ट वाले वर्णों का, दोनों का, ये दोनों का हम इसका मात्र संधि कर रहे हैं और किसी का हम संधि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अ जोड़ अ क्या हो जाता है, तो दीर्घ दीर्घ हो जाता है, यानी अड़ा में एक पाई हो जाएगा। तो देखिए दक्षी उसी तरह है, सिर्फ अड़ा में दुगो पाई बढ़ गया, बाकी इसी तरह सब उतर गया है। तो ये कहेंगे दक्षिणा अरण्य। तो यहाँ पे अगर अगर दो समान स्वर है तो उनका दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे अ इसी तरह रहेगा और ईश्वर भी इसी तरह रहेगा। हमको बस संधि करना है इसका। तो धी का मतलब होता है, सिर्फ आप यहाँ पे समझते जाइएगा, और किताब कॉपी लेके जो हम रफ कर रहे हैं, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, उसको आप उतारते जाइएगा। आपको बहुत है, जैसे जैसे देखो अ, तो अ हमारा इसी तरह रहेगा, और धी बना हुआ है, ध जोड़ हर सही है तो ई से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी क्या है, ई है। अब बाकी ये स्वर ऐसे ही रहेगा, स्वर ऐसे ही रहेगा। ये इससे कोनो मतलब नहीं है, ना हमको इससे मतलब है और ना हमको लास्ट वाले से मतलब है। जिसका संधि करना है उससे मतलब है हमको। तो देखिए अ आ ध आ ई जोड़ ई क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अधि स्वर, अधिस्वर, तो यहाँ पे अधिस्वर हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं अधिस्वर। यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग आपको दे दीजिएगा। हिंदी बनाइए चाहे संस्कृत बनाइए, एक ही तरह से आपका क्या बनता है, तो संधि बनता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे नदी जोड़ ईसह, तो देखिए नदी, तो नदी जोड़ ईसह, अब ई क्या बनेगा, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे न को इसी तरह छोड़िए, द जोड़ ये दीर्घई है, द जोड़ ये दी कैसे बनता है, अरे भाई दी बनता है द आ जोड़ दीर्घई से, ये दी हो गया। अगर हर सही कहे तो द आ जोड़ ई से, तो द जोड़ अगर हर सही होगा तो हर सही में बनेगा, और द जोड़ दीर्घई होगा तो दीर्घई में बनेगा। तो मान लीजिए कि ये नौ तो ऐसे ही है, नौ को छोड़ दीजिए, ये द बना है द जोड़ ई से, और यहाँ भी ई है, और ये 100 ऐसे है यहाँ पे शुरू में, और यहाँ पे 9 ऐसे शुरू में है। तो ये 9 ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घई हो जाएगा। तो न दी 100 में नदी सह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह भानु जोड़ उदय, तो हई है आपका हर्षऊ, और ये है हर्षऊ, तो ये हो जाएगा दीर्घ, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो भानुदय। पितृ जो ऋण, तो ये देखिए पितृणम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ जोड़ अ का संधि हुआ है, यहाँ पे ई जोड़ ई का संधि हुआ है, ई जोड़ ई का संधि हुआ है। एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे, क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण जोड़ आरण्य, एक क्वेश्चन पूछता है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण जोड़ अरण्य, दक्षिण जोड़ अरण्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है, दक्षिण जोड़ अरण्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो देखिए यहाँ पे अण लिखिएगा तो अण जोड़ अ लिखिएगा, और यहाँ पे क्या है अ, यानी किसकी संधि हुई है, तो अ जोड़ अ की संधि हुई है। किसकी संधि हुई है, तो अ जोड़ अ की, तो अ जोड़ अ मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा। उसी तरह पूछेगा कि अधिस्वर में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो देखिए यहाँ पे ध आ जोड़ ये है हर्षई, यहाँ पे है दीर्घई। तो आप कहिएगा सर हर सही और दीर्घई, ये हर सही और दीर्घई मिलके दीर्घई हुआ है, यानी हर सही और दीर्घई की संधि हुई है। आई होप डेट आपको समझ में आया होगा। एक और बता देते हैं, जैसे कि नदीसह में किन किन वर्णों की संधि हुई है। क्वेश्चन पूछेगा कि नदीसह में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप कहिएगा कि द दीर्घई है तो दीर्घई लिखेंगे, आप फिर यहाँ भी दीर्घई है तो कहिएगा दीर्घई की संधि हुई है। किसकी संधि हुई है, तो दीर्घई की, तो यहाँ पे दीर्घई की संधि हुई है। तो बस यही पूछेगा कि किन में किन वर्णों की संधि हुई है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप आसानी से इसको समझा सकते हैं। चलिए इसको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ये सभी एग्जाम्पल है, श्री जोड़ ईस श्रीसह, कार्य जोड़ आलय कार्यालय, है ना, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, है ना। तो ये सब आप इसको एग्जाम्पल है, इसको आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये सबको देख सकते हैं आप, ये सबको आप याद भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्नमाला है, इससे हमको मतलब नहीं। अब 2 नंबर में आएंगे। 1 नंबर हम लोग पढ़ लिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो एक हम लोग पढ़ लिए दीर्घ संधि। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण, देखिए गुण में क्या होता है, यदि अ वर्ण के बाद अ या आ, यानी अ वर्ण का मतलब होता है अ या आ, यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण का मतलब होता है अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे, तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से संस्कृत शुरू होता है। यदि अ वर्ण के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो ए हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। और यदि अ वर्ण के बाद री रहे तो और हो जाता है। बस ये पॉइंट को आप नोट कीजिएगा महानुभाव जी, नोट कीजिएगा। और या आ, अ या आ के बाद अगर हर्षई या दीर्घई रहे तो ए हो जाता है। ए का मतलब एकले हो जाता है। इतना तोड़ के मैं बता रहा हूं, आप इसको प्रेम से समझिएगा। अ या आ, अ या आ प्लस में अगर हर्षई या दीर्घई कोई एक ही रहेगा, या तो ये दोनों रहेगा या तो ये दोनों रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा। मैं एक ही बार में समझा दे रहा हूं, मैं तोड़ के भी समझाऊंगा इसको। तो ए हो जाता है, नहीं एकले हो जाता है। एक पॉइंट याद कीजिएगा। मतलब अगर मैं इसको छटका के कहूं तो आप कहिएगा सर इसको छटका के बताइए, तो ये रफ उतारते जाएगा। जैसे कि अ जोड़ हर्षई रहे तो वो एकले हो जाएगा, एकले का मतलब ए हो जाएगा। यदि अ जोड़ दीर्घई रहे तेपरो एकले हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। या अ आ जोड़ हर्षई रहे तेपरो ए हो जाएगा। ए ऐ नहीं ए एकले, ठीक है। आ जोड़ दीर्घई रही तेपरो एकले हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, तो ये पॉइंट आप नोट करिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, या अवर्ण के बाद मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे भी रहे कि अ के बाद अगर हर्षऊ रहे, अगर अ के बाद हर्षऊ रहे तो ओ हो जाता है, यानी ओ हो जाता है। ओ का मतलब ऐसे, ये ओ हो जाता है, ठीक है। या अ के बाद अगर दीर्घऊ रहे तब भी ओ हो जाता है। ओ के मतलब ऐसे हो जाता है। या आ के बाद अगर ऊ रहे तभी ओ हो जाता है, यानी ये हो जाता है। और आ के बाद अगर दीर्घऊ भी रहे तभी ओ हो जाता है, यानी ऐसे हो जाता है। पॉइंट नोटेड कीजिएगा योर पॉइंट बी नोट डिनोटेड, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अ जोड़ ऊ रहेगा तभी ओ हो जाएगा। ओ का मतलब ओकार, ठीक है ना। जैसे कि नहीं कहते हैं तोता, तो तोता में क्या है, एकले है ऐसे, तो तोता। तो अ जोड़ ऊ रहे तो ओ हो जाता है। अ जोड़ दीर्घऊ भी रहे तभी ओ हो जाएगा। आ जोड़ अगर हर्षऊ रहे तब ओ हो जाएगा। आ जोड़ अगर दीर्घऊ रहे तभी ओ हो जाता है। एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि अ जोड़ री रहे, अ जोड़ री रहे तब और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और हो जाएगा। या आ जोड़ री रहे तब भी और हो जाएगा। इसको आपको नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अब एग्जांपल में देखिएगा।
अब मैंने समझा दिया, अब एग्जाम्पल देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल पर समझा दूंगा। जैसे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं गुण संधि, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुण संधि, हम लोग पढ़ रहे हैं गुण संधि। चलिए देखिए, परम जोड़ ईश्वर, तो देखिए ये म मिला है म जोड़ अ से, म ये दोनों वर्ड से हमको कोई मतलब नहीं, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है और इधर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इन दोनों की संधि के बारे में सोचना है, इसको माइंड में फिट कीजिएगा, हमें इन दोनों की संधि के बारे में सोचना है। तो म जोड़ म का मतलब होता है म जोड़ अ, यहाँ पे है दीर्घई, यहाँ पे क्या है दीर्घई। अब बताइए कि अ जोड़ अगर ई रहे तो हम आपको क्या बताए हैं कि अ जोड़ अगर ई रहता है, तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया है, शायद आपको याद नहीं होगा। यहाँ पे अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर एकले हो जाता है, यानी एकले हो जाता है, एकले क्या हो जाता है, एकले 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 क्या हो जाता है, एकले। आप किसको याद रखिएगा, एकले हो जाता है, इसको पॉइंट भी नोटेड, एकले हो जाता है, इसको याद रखिएगा। एक बार एकले होगा, एक बार ऐसे होगा और एक बार और होगा, ये तीन ही तो पॉइंट है, तीन ही तो याद रखना है बस। चलिए तो देखिए म जोड़, तो यहाँ पे म जोड़ अ है, म जोड़ अ है, और यहाँ पे दीर्घई है, यहाँ पे क्या है दीर्घई है, यहाँ पे दीर्घई है। तो आप बताइए कि अ जोड़ ई मिलेगा तो क्या बनेगा, एकले बनेगा, यानी ये ये म पर क्या चढ़ जाएगा, ये म पर हम लोग एकले चढ़ा देंगे, यानी पर आ में आ स व रह परमेश्वर। तो देखिए एकले हो गया। उसी तरह उसका देखिए लंब जोड़ उदर, तो देखिए ये देखिए ल जोड़ म, अब ब मिल के बना है ब जोड़ अ से, इधर है उ। तो आप बताए हैं कि यदि अ के बाद अगर दीर्घ हो तो इसका एकले हो जाता है, यानी ये लंबो, ये इसमें बो में लंबो हो जाएगा और दारह हो जाएगा, दारह लास्ट वाला तो इसी तरह उतरता है, लंबोदारह। देखिए इसको भी, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से, हाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, परम जोड़ उदारह, तो आप बताइए ये म किससे बना है, तो कहिएगा सर म जोड़ अ से बना है म, यहाँ पे है उ। तो आप बताइए हम लोग जोड़ेंगे इसमें, हम लोग इसमें एकले करेंगे या ओकार करेंगे या और करेंगे, हम इस लास्ट वाले, इन दोनों के लास्ट वाले में हम लोग ये सब काम करते हैं तीनों। तो देखिए अ जोड़ उ, तो हमने बताया है कि इस पर ये म में ऐसे हो जाएगा, तो ये परमोदारह, परमोदारह हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा तो जोड़ ई, तो वह किससे बना है, व जोड़ अ, व जोड़ अ, व जोड़ अ से मिलके बना है। अच्छा अब फिर यहाँ पे ई है। अब आप बताइए यदि इन दोनों की संधि होगी तो एकले चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो कहिएगा सर चढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एकले चढ़ा है ना, तवेव, ठीक है। फिर देखिए मास जोड़ ऋतु, तो बताइए मैंने अभी बताया ना, सौ जोड़ और यहाँ पे री है, यहाँ पे री है, तो मैंने बताया इसका और हो जाता है तो मार सतु, इसका हो जाएगा मार सतु। चंद्र जोड़ उदय, तो देखिए द आ उ है, द जोड़ अ है, यानी द जोड़ अ, तो यहाँ पे अ मिल रहा है, यहाँ पे द के बाद क्या रहेगा, अ रहेगा, अ जोड़ उ मिल के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी ओ किस में जुड़ता है, ये लास्ट वाले में हम लोग बोले हैं ना कि अंतिम वाला जो रहेगा ना, इसी में हम लोग या तो एकले बैठाएंगे या तो ओकार बैठाएंगे या और बैठाएंगे, तो चंद्रोदय हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि पूछ देगा कि संधि किस किस किसी हुई है, तो आप संधि भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए देव जोड़ इति, आपसे क्वेश्चन कह देगा कि देव जोड़ इति, तो इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो कहिएगा कि वह बना है व जोड़ अ से, व जोड़ अ से और लास्ट में ई है, तो इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई है, ये हर सही है, ये और लास्ट में हर सही है,
तो आप कहिएगा सर अ जोड़ ई की संधि हुई है, किसकी किसकी संधि हुई है, अ जोड़ ई की संधि हुई है और क्या बन गया है, ए का मतलब इकली बन गया है। तो आप अब ध्यान से समझ सकते हैं कि किन किन वर्णों की संधि हुई है। जैसे कि महा जोड़ ऋषि तो ये हो जाता महर्षि, अधम जोड़ ऋण अधर्मण, उत्तम जोड़ ऋण उत्तमरः, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। तो इसमें बताइए किसकी संधि हुई है। तो आप कहिएगा सर य य और यहाँ य के बाद रहता है अ जोड़ उ की संधि हुई है, अ जोड़ उ की संधि हुई है। तो इसमें अ जोड़ उ की संधि हुई है, तो अ जोड़ उ की संधि हुआ है तो क्या बनेगा, ओकार बन जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग दिमाग में फिट रखिए। एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ, अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई रहे तो एकले हो जाता है, अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो ओकार हो जाता है, और अ या आ के बाद री रहे तो और हो जाता है। इसी को कहते हैं गुण संधि, इसी को कहते हैं गुण संधि। जैसे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे कि लंब जैसे लंब जोड़ उदरह, तो ब बना है ब जोड़ औसी, तो ब तो हटा दीजिए, ये अ जोड़ उ क्या बनाता है, तो बो बनाता है, तो लंबोदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबोदरा। 2 बार 3 बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यदि हर्षई हर्षऊ री लरी के बाद अपने से भिन्न स्वर रहे, अपने से अगर भिन्न स्वर रहता है तो यवरल हो जाता है। क्या हो जाता है, यवरल हो जाता है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिएगा। देखिए जैसे कि हम कहते हैं आप लोगों से, जैसे हम आपसे कहेंगे कि इति जोड़ आकर्ण्य, तो ये इत्याकर्ण्य कैसे हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ती बना है तो जोड़ हर्षई से, ती बना है इससे कोनो मतलब नहीं है, ये देखना है हमको। ती बना है तो जोड़ हर्षई से,
और यहाँ पे आ आया है, तो देखिए ये अपने से भिन्न है कि नहीं है, इसके जैसा नहीं ना है, सेम शक्ल इसके जैसा नहीं ना है, ये दूसरे जात का है और ये दूसरे जात का है। तो अपने से भिन्न स्वर का मतलब यही होता है कि यह दूसरे जात का हो और यह दूसरे जात का हो, इसी को कहते हैं अपने से भिन्न स्वर। तो ई जोड़ आपने से भिन्न स्वर है तो क्या हो जाता है, यौरल हो जाता है। तो अगर ई रहे तो य हो जाता है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो ये और ये तो आधा हो जाता है, तो ई तो आकार है तो या हो जाएगा, ये कर्ण लास्ट में ऐसे ही रह जाएगा। कैसे बोले हैं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे इति जोड़ उक्तवा, तो देखिए हम लोग लिए हैं तो आ जोड़ ई, इति का मतलब यही ना होता है, और उ। बताइए इसके जैसा नहीं ना है, अपने से भिन्न है कि नहीं है, यानी इसके जात का नहीं है, यानी यह अलग अलग कास्ट है, यह ठीक है, यह अलग अलग कास्ट है। तो इसका हो जाता है य, इसका क्या हो जाएगा य, तो इसका हो जाएगा ई, ये तो हो जाएगा, ये यहाँ पे उ है ना, तो ये हो जाएगा इत्यु, इत्यु हो जाएगा। अब जो मात्रा रहेगा वो मात्रा दे देंगे य लिख के, जो मात्रा रहेगा वो मात्रा, अगर आकार का मात्रा होता आकार दे देंगे, हर्षुकार का मात्रा होगा तो हर्षुकार, इत्यु और लास्ट वाला उसी तरह उतार देंगे, कत्वा, इत्यु कत्वा। नहीं समझ में आया, फिर समझिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस बार मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको, सुधी जोड़ उपास्य। देखिए तो ये ध को हम लिए हैं, तो धी किससे बना है, तो कहिएगा सर धी बना है ध आजोड़ दीर्घई से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तो दीर्घऊ है, यहाँ पे क्या है तो दीर्घऊ है, यहाँ पे है दीर्घऊ, ठीक है। तो अभी बताए हैं कि आप लोगों को अपने से भिन्न स्वर आएगा तो य हो जाता है, क्या हो जाता है य हो जाता है। यदि अपने से भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाता है तो य हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सु आधी, या य तो य हो गया, अपने से भिन्न स्वर है दोनों, तो ये तो य हो गया। लेकिन जो मात्रा है, जैसे उ का मात्रा है, ये उ का मात्रा है, तो ये उ का मात्रा हो जाएगा, और पास से ऐसे ही रह जाएगा, पास से ऐसे ही रह जाएगा। बोलिए समझ में आया, फिर नहीं समझ में आया, फिर देखिए मैं इसको एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखिए जैसे कि धातु जोड़ अंश, तो देखिए ये त है और ये री है, त्री का मतलब क्या होता है री है, ठीक है, यानी त मिल के बना है त जोड़ अ, त जोड़ अ, यानी त जोड़ री है, त जोड़ री। ये थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, एक और एग्जांपल दूसरा लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं। इसको देखिए अति जोड़ उक्ति, इस पर ज्यादा समझ में आएगा, इस पर ज्यादा समझ में आएगा। अति जोड़ उक्ति, तो ती किससे बना है, त जोड़ हर्षई से, त जोड़ हर्षई से, ये ती बना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ये ती बना है त जोड़ हर्षई से, और यहाँ पे उ है। बताइए अपने से भिन्न स्वर है कि नहीं है, तो अपने से भिन्न स्वर है, तो जब भी अपने से भिन्न स्वर होगा तो इसका क्या हो जाता है य हो जाता है, और चूंकि ये उ है यानी ये यू है, तो अब बैठा दीजिए अ यू, यहाँ पे ये तो का आधा हो जाता है, तो हलंत रहता है, तो यू अति, अतियुक्ति, बस ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यानी अगर ऐसे रहे, यानी हर्षई, हर्षऊ, री, ली के बाद अपने से भिन्न स्वर हो, माने अपने जैसा आदमी नहीं हो, के बाद अपने से भिन्न स्वर हो, अपने से भिन्न स्वर हो तो यवरल हो जाता है, यवरल हो जाता है, यानी ई का य, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है, ठीक है। और जो मात्रा रहेगा वो मात्रा हम लोग दे देते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसको उतारिए, एक बार और समझाते हैं इसको। जैसे देखिए
इस पर ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूं, सु जोड़ आगतम। तो देखिए, तो सु बना है स जोड़ उ से, तो सु बन गया, और सु के बाद अपने से भीम स्वर आ है कि नहीं है, यानी यह और यह दोनों एक दूसरे से अलग है, तो उ का व हो जाता है। क्या हो जाता है? व हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे ये आ है तो वा हो जाएगा, तो वा सु वा, और ये स आधा हो जाता है, यह स क्या हो जाता है? ये स आधा हो जाता है, ये स आधा हो जाता है, तो स, देखिएगा ध्यान से, सु तो स जोड़ उ, और यहाँ पे इससे भिन्न स्वर है आ, तो इसका अ जोड़ आ मिले तो वा हो गया, लेकिन यह आधा हो जाता है, तो स्वागतम, स्वागतम, इसको स्वागतम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दीजिए, सरयू जोड़ अंबु। तो देखिए, य जोड़ उ का मतलब दीर्घ भी ले सकते हैं, और इसके बाद अ है, अपने से भिन्न स्वर है कि नहीं? तो जब अपने से भिन्न स्वर होगा तो इसका व हो जाएगा, इसका व, और ये सरयू ये सरयम्बु हो जाएगा, ये य आधा हो जाएगा, सर य आधा हो जाएगा, सरयम्बु हो जाएगा, सरयम्बु। तो ऐसे करके आप, और आप समझ सकते हैं किन किन वर्णों का संधि रहता है। ई उ का संधि हुआ है, यहाँ पे ई का संधि हुआ है, तो संधि भी आप समझ सकते हैं किन किन वर्णों की संधि हुई है। यूट्यूब पर कितना देर तक समझाएं, आप लोग खुद से ज्यादा दिमाग लगा के समझिए। उसके बाद हम लोग 4 नंबर पढ़ने चलते हैं, वृद्धि संधि। 3 संधि खत्म हो गया, चौथा संधि हम लोग पढ़ने चलते हैं, वृद्धि संधि। चौथा हम लोग पढ़ने चलते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। तो देखिए, वृद्धि संधि क्या कहता है? अवर्ण के बाद, अवर्ण का मतलब होता है अ या आ के बाद ए या अ रही, तो दोनों के स्थान पे एकले हो जाता है। एकले का मतलब होता है ये एकले यानी दोले हो जाता है। क्या होता है? दोले हो जाता है, अय हो जाता है यानी दोले हो जाता है। ठीक है, यानी अ के बाद, यानी अ वर्ण के बाद का मतलब होता है अ या आ के बाद यदि ए या अ रही तो दोले हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अ वर्ण के बाद ओ या औ रही तो दोनों के स्थान पे ये कौवा वाला हो जाता है, कौवा वाला दोले, औ हो जाता है, तो ये औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है, बस यही याद रखना है। उसी तरह ए और वृद्धि बखानिए, यानी ए ओ औ पर, ये सब पे समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन कहेगा आ अ या आ के बाद ए या अ रही तो दोले हो जाएगा, दोले का मतलब अय हो जाएगा। और उसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो ये कौवा वाला ऐसे हो जाएगा, दोले, यानी हो जाएगा औ, ये हो जाता है औ। क्या हो जाता है? औ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आप बताइए क किससे मिल के बना है? क जोड़ अ, और यहाँ पे ए है, तो बताए ना कि अ के बाद ए या अ रही तो दोले हो जाता है। क्या हो जाता है? दोले। तो देखिए, ए और इसके ऊपर दोले हो जाएगा, एक हई तो दोनों का संधि एक एकम, ये हो जाएगा एक एकम। जैसे कि तथा जोड़ एवं, तो देखिए ये था किससे बना है? तो थ जोड़ आ, थ जोड़ आ, तो थ जोड़ आ जोड़ ए जोड़ व, तो यहाँ पे कह सकते हैं तो आ जोड़ ए मिलके दोले बना लेता है, तो थई वो, तो ये हो जाता है तो थई वो। तो इसको आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, सदा जोड़ एवं सदैव, जल जोड़ ओघ जलौध, गंगा जोड़ ओघ गंगोघ, विद्या जोड़ ओघ विधौघ, धन जोड़ ओघ धनौघ। अब धन जोड़ ओघ धनौघ कैसे बनेगा? तो देखिए, न किस धन जोड़ ओघ,
धन जोड़ उग। तो धन जोड़ उग, ये ध और न किससे बना है? न जोड़ अ से बना है। और अ और ओ मिलके ये दोले बनाता है। तो दोले किस पर चढ़ेगा? धन, ध और न के ऊपर दोले चढ़ेगा, नौ, ध, नौ, आ घ लास्ट में है तो घ जोड़ देंगे, धनौ घ। तो ये सब ऐसे आप बनाइएगा, आपको एकदम आसान में समझ में आ जाएगा। उसी तरह महाजोड़ औषधि, तो देखिए इसको मैं एक और समझाता हूँ, जो भी समझ में आ रहा है समझा दे रहा हूँ, मतलब कि जितना हम समझा सके। तो महा, तो म आ ह किससे बना है? ह जोड़ आ, ह जोड़ आ से बना है। और यहाँ पे है उ, और यहाँ पे है उ, और ये तो लास्ट पर उसी तरह उतारते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे अ के बाद ओ हो गया, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? डबल चढ़ जाएगा। तो म हौ और लास्ट में ये उतर जाएगा महौषधि। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक बार और बता रहे हैं, जैसे कि आपसे कहे कि मत जोड़ एक्वयम, और मतक्वयम कैसे हुआ है? तो सबसे पहले समझिए कि म म तो छोड़ दीजिए, म तो ऐसे ही शुरू में रहेगा। तो किससे बना है? तो कहिएगा सर त जोड़ अ से मिलके बना है तो। और यहाँ पे अ है, तो आपको बताए हैं अ या आ के बाद अगर अ रहे तो इसका दोले हो जाता है। क्या हो जाता है? दोले हो जाता है, नहीं डबल हो जाता है। कपर दोले क हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये त के ऊपर क्या हो जाएगा? दोले चढ़ जाएगा, बाकी ये उसी तरह उतर जाएगा। तो मतयम यहाँ पे ऐसे ही उतर गया। अब संधि किन 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 की हुई है तो आपको बता देंगे, ये अ जोड़ ए मिला है तो यहाँ पे अ जोड़ ए की संधि हुई है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किन किन वर्णों की संधि हुई है। समझ में आ रहा है? मैं एकदम धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा समझ में, मैं तेज भी बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्र जोड़ एवं, तो देखिए त्र किससे बना है? त्र जोड़ अ से बना है, और यहाँ पे ए है। तो अभी बताया है ना कि अ के बाद ए या अ आई तो इसका दोले हो जाता है। तो त्रय पर दोले चढ़ जाएगा तो त्रय हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, आप इसको आसानी से देखिएगा, इसको समझिएगा, 5 बार 6 बार दिमाग लगाइएगा, कॉपी पर रिवीजन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा कि सर एक बार और समझा दीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, मैं सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूँ। मैं अभी एग्जाम के लिए सब पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक एक पॉइंट का अलग अलग वीडियो लाऊंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कह रहे हैं ना यूट्यूब पर तो हल्का मचा कर। नेक्स्ट है सबसे लास्ट नंबर, सबसे लास्ट है अयादी संधि। 5 नंबर है अयादी संधि। 5 नंबर है अयादी संधि। अब अयादी संधि क्या होती है? यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ए का आय हो जाता है, और औ का आओ हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। तो देखिएगा अय, औ, आय, आओ, ये याद रखना है। अय, औ, आय, आओ। आय आओ नहीं कहते हैं कि अय, औ, आय, आओ। तो अय, औ, आय, आओ, मैंने आय तो बोलेगा आय तो कहेगा आओ है। तो कोई कहेगा अय तो वो कहेगा का औ, तो कहेगा आय, नहीं सुना आय तो कहेगा आओ। तो अय, औ, आय, आओ, क्या कहिएगा? अय, औ, आय, आओ, अय, औ, आय, आओ, अय, औ, आय, आओ। तो ये 4 को याद रखिएगा। अब ये क्या चीज है तो इसको सिर्फ याद करवा दी, अब समझिएगा इसको। देखिए देखिए अय,
तो कहेगा आउट, आई, आउट। बस इसको याद रखिए। देखिए सी के बाद अगर अनम रहे तो से किससे बना है? स जोड़ ए से बना है, स जोड़ ए से बना है। और ए के बाद अ है, आइए नम इसी तरह है। तो ए जोड़ अ है तो बताए हैं कि तो ये हो जाता है अ, ये क्या हो जाता है अ, तो स, ये हो जाएगा स य नम, तो ये हो जाएगा स य नम सैनम। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? ने जोड़ अनम नैनम, पो जोड़ अन पवन, पो जोड़ अन पवन। ठीक है, यदि बाद में कोई स्वर रहे, बाद में कोई स्वर रहे तो देखिए सबके बाद में कोई स्वर है, देखिएगा ध्यान। देखिए शुरू वाला ऐसे ही है, सब में शुरू वाला ऐसे है, सब में शुरू वाला एक ही अक्षर है। और बाद में स्वर है, देखिए बाद में स्वर है, इसके 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 बाद में स्वर है। ठीक है, तो बाद में स्वर रही तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। तो देखिए ए यहाँ पे है ना, ए है ना, ए के बाद में कोई स्वर है तो ए के बाद में स्वर है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। ओ का औ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। और दो एकले रहेगा तो आय हो जाता है। और उसके बाद से औ रहेगा तो आव हो जाता है। ठीक है, देखिए गए जोड़ अक, तो ये देखिए दोले है ना, क्योंकि यहाँ पे दोले है तो ये आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोले है तो आव हो जाएगा, आव। तो गायक, तो ये हो जाएगा गए जोड़ है गायक, क्या हो जाएगा? गायक। पो जोड़ अन पवन, तो पवन। विनय जोड़ अक विनायक, गय जोड़ अनम गायनम, भो जोड़ अनम भवनम, पौ जोड़ अक पावक, नय जोड़ अकह नायक। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि। अब स्वर संधि खत्म हो गया, अब स्वर संधि के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे व्यंजन संधि पर। तो व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों की संधि होती है, यानी व्यंजन वर्णों की संधि होती है। इसमें कुछ नियम याद रखने पड़ते हैं, इसमें कुछ नियम याद करने पड़ते हैं। यह नियम क्या है? यदि वर्ग की प्रथम, इससे कोनो मतलब नहीं है, ये संस्कृत है, इतना याद करिएगा तो याद नहीं होगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थीय वर्ण रही या यौरल रही या कोई स्वर वर्ण रही तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। एक नंबर नियम याद रखिएगा। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कोई भी प्रथम वर्ण हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, इसके बाद तृतीय चतुर्थीय या यौरल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, कोई स्वर वर्ण यानी अ भी रहे तो प्रथम वर्ण का तृतीय हो जाता है। समझिएगा, कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ग का प्रथम, जैसे कि क रहे, च रहे, क रहे, च रहे, ट रहे, त रहे, प रहे, ठीक है। इसके बाद किसी भी वर्ग की प्रथम वर्ण के बाद यदि तीसरा तीसरा या चतुर्थ हो, क ख ग रहे या घ रहे, च के बाद छ ज रहे चाहे झ रहे, माने ऐसे रहे, तीसरा या चतुर्थ वर्ण या यौरल रहे या इसके बाद कोई स्वर वर्ण रहे, अ से लेकर र तक कुछ भी, तो इसका क्या हो जाता है? तो तृतीय वर्ण, इसी का तृतीय वर्ण हो जाता है। एक नंबर नियम याद रखा जाता है। अब एग्जाम्पल से ही
व्यंजन संधि एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर होता है, तो आप इसको एग्जाम्पल ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम इसी से क्रैक होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग लगाना है, कम सोचिएगा, ज्यादा फायदा में रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो क किससे बना है, क तो खुद आधा है, तो क ये व्यंजन वर्ण है, ये क क्या है, व्यंजन वर्ण है, खुद आधा है तो ये व्यंजन वर्ण है। आ क अजुड़ ग, यहाँ भी दोनों व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, यहाँ पे दोनों व्यंजन है, तो इसीलिए इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण की संधि, दोनों वर्ण है। अब बताए हैं कि यदि क के बाद ये क प्रथम वर्ण है, ये क्या है, क प्रथम वर्ण है, इसके बाद तीसरा है या ग क्या है, तीसरा वर्ण है, तो यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा रहे तो इसी का तीसरा हो जाता है, इसी का क्या हो जाता है, तीसरा होता है, तो दी ये आधा हो जाता है, ये क दी और ये क ग हो जाएगा, आधा ग हो जाएगा, दी ग ये पूरा ग हो जाएगा, दिग्गज। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। बबुआ दी क जुड़ गज, तो बताए हैं यदि क के बाद अगर तीसरा प्रथम प्रथम वर्ण है, प्रथम प्रथम ये है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है क, क च ट त प ये प्रथम वर्ण होते हैं, तो क के बाद ग आया है, तो यानी तीसरा आया है, प्रथम के बाद तीसरा आया है, तो यह क किसमें बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, और क किसमें बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, क आधा है तो ग भी आधा हो जाएगा, तो दिग्गज ऐसे बनता है। नहीं समझ में आया, फिर देखिए, अरे यहाँ पे जादू देखो ना, जादू देखो, जादू देखो, वाक, तो देखिए क आधा है, यहाँ पे क क्या है, आधा है, और ये द ये दोनों व्यंजन संधि है, ये दोनों व्यंजन वर्ण है। अभी की संधि होगी तो कैसे होगा, आप बताइए, क प्रथम वर्ण है, क क्या है, प्रथम वर्ण है, और ये तीसरा वर्ण है, ये कौन तीसरा वर्ण, तो थ द तीसरा वर्ण है, 3 नंबर पे आता है, तो पहला के बाद अगर तीसरा रहे, पहला के बाद तीसरा या चौथा आता है, तो इसी वर्ण का तीसरा हो जाता है, तो वाह, ये क बदल जाएगा ग में, ग आधा हो जाएगा, वाग आदानम, वागदानम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो अच, च प्रथम प्रथम है, 1 नंबर पे है, और ये अ यानी बताए है ना कि या तो तीसरा चौथा रहे, या यौरल रहे, या यौरल रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, तो स्वर वर्ण है ना, तो इसी का तीसरा हो जाएगा, तो अ आइए च का तीसरा, च के बाद क्या होता है, च छ ज, तो ये ज आधा हो जाएगा, ज आधा हो जाएगा, और ज ज आधा यहाँ पे ज जोड़ हो जाएगा, अजंत 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 हो जाएगा, अजंत। अब चूंकि ये दोनों मिल जाएगा तो पूरा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आधा नहीं होगा, ये दोनों मिल जाएगा। तत् जोड़ रूपम तद्रूपम, जगत जोड़ इसको देखिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम पूछता है, यह बहुत ज्यादा एग्जाम पूछता है, जगत जोड़ इस, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको तो तोड़ के रखो, जगत जोड़ इस, तो देखो तो है, तो प्रथम वर्ण है, इसके बाद हई आ गया, स्वर वर्ण आ गया, तो बताए हैं कि या तो एकवा के बाद तीसरा आए, चौथा आए, यानी प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आए, या यौरल आई, या यौरल आई, या अ से लेकर अ तक आई, तो इसी वर्ण का तीसरा हो जाता है, इसी वर्ण का क्या होता है, तीसरा होता है, तो प्रथम वर्ण है, और इसके बाद क्या आ गया है आपका, ये आपका आ गया है स्वर वर्ण आ गया, तो इसका तीसरा हो जाता है, तो जो ग, और ये तो जो मिल के ये दी बना लेगा, दी सह, चूंकि यहाँ पे दीर्घई है तो दीर्घ सह, चूंकि यहाँ पे दीर्घई है ना, इसलिए दीर्घई हो जाएगा, इसमें दीर्घई हो जाएगा। उसी तरह सत जोड़ उक्ति सदुक्ति, वाक जोड़ दत्त वागदत्त, दिक जोड़ भर दीर्घभम, ऐसे सब बन जाता है, इसमें नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर नियम देखिएगा, कुछ नियम है बस उसको याद कर लेना है, सभी नियम हम नहीं देखेंगे, कुछ नियम है। अचोराग दुई, यानी र या ह के बाद, र या ह के बाद उस वर्णों को छोड़कर अन्य व्यंजन वर्णों का विकल्प से द्वित्व होता है, विकल्प से द्वित्व होता है, जैसे कि कर्म का कर्म हो जाएगा, सर्वम का सर्वम हो जाएगा, अर्चना का अर्चना हो जाएगा,
ये 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 इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। पढ़ना तो बहुत है, लेकिन क्या पढ़ना है ये मायने रखता है, मैंने आपको बताया है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, उसी वर्ण का तृतीय या पंचम कोई भी हो सकता है। यानी प्रथम, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आ जाए तो वर्ग के वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम हो जाता है। तृतीय भी हो सकता है और पंचम भी हो सकता है, ये दोनों आंसर हो सकता है। जैसे देखो, क जोड़ म आ गए तो वाह, ये क का क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, अंग हो जाएगा, म य वाग्मयम हो जाएगा। यानी ऑप्शन में दिया रहे, अब कहिएगा सर कैसे पहचानेंगे किसका रहेगा, तो ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। यदि वा यहाँ पे ग भी रहेगा, वाग्मय भी रहेगा तभी सही है। ये तृतीय भी रहेगा, पंचम भी रहेगा तब दोनों सही है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यदि क वर्ण के बाद यानी प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आ जाता है तो तीसरा और पांचवा दोनों हो सकता है। यानी अंग भी हो सकता है और ग भी हो सकता है। जैसे देखो, जगत जोड़ नाथ, तो प्रथम है और ये पंचम है, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। ज ग आ, ये ना आधा नौ नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जो मैं टिक लगा दिया हूं ना, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आई तो म का अनुस्वार हो जाता है, या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यदि म के बाद कोई उष्म वर्ण आता है, उष्म वर्ण कहते हैं तीनों स, तालाबे स, मूर्धन स, दम स और ह, इसको उष्म वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। तालाबे स, मूर्धन स, दम स और ह को हम लोग कहते हैं उष्म वर्ण। यदि उष्म वर्ण आता है तो उष्म वर्ण आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है, इस पर अनुस्वार चढ़ जाएगा, म का अनुस्वार हो जाता है, या बाद वाले वर्ण का पंचम हो जाता है, यानी सबसे लास्ट में जो वर्ण रहेगा उसका पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि अहम जोड़ कारह, तो म के बाद यहाँ पे अनुस्वार होता है, या बाद वाले वर्ण का अगर नहीं आ रहा है तो बाद वाले वर्ण का, तो अहम, ये अहम के अहम, ये म के ऊपर एगो बिंदु चढ़ जाएगा, अहम कारह हो जाएगा, अहम कारह हो जाएगा, चाहे अहम कारह हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। जैसे कि सम जोड़ गम, तो म के बाद कह रहा है कि कोई स्पर्श वर्ण है, अरे स्पर्श, ओहो स्पर्श वर्ण का है, स्पर्श व्यंजन हम लिख दिए, सॉरी बउआ, ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श वर्ण का मतलब होता है क से लेकर म तक को स्पर्श वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। स्पर्श वर्ण का मतलब होता है क से लेकर म तक को स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हम उष्म मान लिए हैं, हाँ ये स्पर्श को हम उष्म समझ लिए, सॉरी, ये सब उष्म कहलाता है। स्पर्श क से लेकर म तक को कहते हैं, क से लेकर म तक को कहते हैं। तो देखिए यही है।